नमस्कार दर्शकों, जेके प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, इलेक्शन जम्मू कश्मीर में कब होंगे ये बात की बात है, लेकिन चर्चाएं जोरों पर हैं। हर एक पॉलिटिकल पार्टी ने अपनी एक्टिविटीज को बढ़ा दिया है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की बात करें, नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, भारतीय जनता पार्टी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, पीपल्स कॉन्फ्रेंस की बात करें, अपनी पार्टी की बात करें, आम आदमी पार्टी भी सक्रिय होगी है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मुद्दे और बयानात लगातार बदलते जा रहे हैं। कल महबूबा मुफ्ती ने कश्मीर में एक बयान दिया है जिसमें यह कहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में सेंध लगा रही है, बी भारतीय जनता पार्टी जो बना रही है, उन्होंने इशारों में अपनी पार्टी का जिक्र किया, उन्होंने इशारों में पीपल्स कॉन्फ्रेंस का जिक्र किया, उन्होंने इशारों में जो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को छोड़ करके गए हैं, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस को छोड़ करके गए हैं, उनका ये कहना था उस बयान के मुताबिक ये जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल वे के साथ 5 अगस्त 2019 को जो 370 में संशोधन किया गया, 35 को रिपील किया गया, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल बनाने के लिए असेंबली में अपने ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य लाना चाहते हैं। दूसरा बयान आज उमर अब्दुल्ला किश्तवाड़ में है, चिनाब वैली में है, लगातार सक्रियता से काम कर रहे हैं। इससे पहले उनके वालिद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी आए थे। आज उन्होंने ये कहा है कि डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज़ प्रवेल नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी लगातार दावे करती है, केंद्र सरकार दावे करती है कि सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत है, लेकिन सदाकत ये है कि आज पत्रकारिता जो चौथा स्तंभ माना जाता है, उनको भी आज़ादी से काम करने नहीं दिया जा रहा है। चर्चा करेंगे, पैनलिस्ट हैं, कांग्रेस से ताल्लुक रखते हैं कपिल सिंह। कपिल जी, आपका स्वागत है। बलदेव लोरिया भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता हैं, बलदेव जी आपका भी स्वागत है। शेख बशीर नेशनल कॉन्फ्रेंस से लंबे समय से जुड़े हुए हैं, बड़े कद्दावर नेता हैं, बशीर साहब आपका भी स्वागत है। सबसे पहले बलोरिया साहब से यह जानना चाहूंगा, ये दो संगीन आरोप, इवन इससे पहले भी बड़े आरोप लगते रहे हैं कि आप एजेंसीज का भी मिसयूज करते हैं, ईडी हो, एनआईए हो, सबका मिसयूज करते हैं, दबाव डालते हैं, फिर मजबूर कर देते हैं कि आप या पार्टी नहीं बना लीजिए या फिर भाजपा में शामिल हो जाए। जो महबूबा मुफ्ती ने कहा है, जो उमर अब्दुल्ला ने कहा है, वो कितनी सच्चाई है? नमस्कार विनोद जी, जो आपने बात कही कि दूसरी पार्टियों को तोड़ रही है भारतीय जनता पार्टी, महबूबा जी ने कही, और महबूबा जी को पूछना चाहता हूं कि वो कहां से है। महबूबा का भी जो इन्हें पीडीपी बनाई, ये खुद कांग्रेस के 27 साल मुफ्ती मोहम्मद साहिब जी प्रेसिडेंट रहे, और जो एजेंडा है उसका वो कितना डेमोक्रेटिक है, वो क्या बात करते हैं, चाहे वो उसकी सेल्फ रूल की बात करते हैं या दूसरी बात करते हैं, पूरा उग्रवादियों के सपोर्ट में बात करने वाली पार्टी के साथ बात करते रहे। बलोरिया साहब, चीजें डाइजेस्ट नहीं, हजम नहीं हो रही हैं, आप उनके साथ मिलकर सरकार भी बना लेते हो। बिल्कुल, तो एक बार सरकार की बात करते हो आप, तो एक इलेक्शन हुई और मैंडेट दिया था जी, जम्मू के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट दिया था और कश्मीर के लोगों ने एक पीडीपी की तरफ से मैंडेट दिया था। तो एक तय हुआ था कि जम्मू और कश्मीर के विकास के लिए लोगों के जो बजट आया है, मैंडेट आया, इसका ऑनर किया जाए और सरकार बनाए। जब देखा कि जो अपने एजेंडे से नहीं हटते तो भारतीय जनता पार्टी ने खुद सरकार छोड़ दी। और दूसरा, डेमोक्रेसी की जो वो बात करते हैं, उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज नहीं है। मैं कह रहा हूं कि डेमोक्रेसी को अगर गला घोटा है तो जितना नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 70 सालों में घोटा है, इसने किसी ने नहीं घोटा। 23 साल तक पंचायतों के इलेक्शन नहीं हुए, 22 साल तक लोकल बॉडीज के इलेक्शन नहीं हुए, 12 साल तक असेंबली के इलेक्शन नहीं हुए। मैं खुद सरपंच रहा, सरपंच जीतने के बाद विनोद जी में 8 महीने के बाद हमें ओथ दी गई, और ओथ देने के बाद पूरे 5 साल में हमारी पंचायत की अदालत कमेटीज नहीं बनी, जबकि आज के डेट में पंचायतों के चुनाव हो रहे हैं, लोकल जो जिला परिषद बन रही है, लोगों को डेमोक्रेटिक अपने राइट्स मिल रहे हैं। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने 73rd अमेंडमेंट, 74th अमेंडमेंट जो लागू किया है, इनको वो कभी इन्होंने ग्राउंड लेवल, ग्रास रूट लेवल तक लोगों को जो अपने राइट्स हैं वो देने की कोशिश नहीं की। इनके मुंह से ये बात निकलती बनती नहीं है कि डेमोक्रेसी की बात करते हैं। बशीर साहब, आपकी तरफ आते हैं, आप नेशनल कॉन्फ्रेंस से ताल्लुक रखते हैं, और उमर अब्दुल्ला ने जिस तरीके से कहा है, उनका सीधा सीधा टारगेट ये था
कि चौथा स्तंभ भी अब इस काबिल नहीं है कि सच्चाई बोल सके। मैं अब चाहूंगा कि पहले उमर अब्दुल्ला के उस स्टेटमेंट को आप सुन लें, विस्तार से सुन लें, जिस तरीके से उन्होंने आज किश्तवाड़ में कहा है कि बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि डेमोक्रेसी, सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है इंडिया, लेकिन सच्चाई यह है कि यहां पर तो पत्रकारिता को भी आजादी नहीं है। मैं कहता हूं ना, ये बड़ी बड़ी तकरीरें जो की जाती हैं कि जमहूरियत, दुनिया में हम जमहूरियत का मिसाइल कायम करते हैं, हिंदुस्तान जो है दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरी मुल्क है, लेकिन ये नारे खोखले साबित हो रहे हैं, क्योंकि जमहूरियत के लिए सबसे बड़ा एक हथियार जो है वो आपका प्रेस है। लेकिन आज के दिन में प्रेस को काम नहीं दिया जाता है। मैं हैरान हुआ आज की एक खबर देख के। मुझे पता था कि कश्मीर में अखबार वालों को सच लिखने की आज इजाजत नहीं है। अगर वो कुछ लिखते हैं तो फटाफट उनको थाना बुलाया जाता है, उनकी हाजिरी लगती है, उन पे केस लगता है, गवर्नमेंट नाराज हो जाती है, उनके इश्तिहार काटे जाते हैं। लेकिन मुझे लगता था कि ये सिर्फ आगे की खबर ना छपे उसके लिए है, लेकिन आज पता चला कि जो पिछली खबरें हैं, जो उनके रिकॉर्ड में दर्ज हैं, जो कंप्यूटर पे हैं, आज उनकी पुरानी खबरें भी जो हैं उनको भी वाइप आउट किया जा रहा है, उनको भी साफ किया जा रहा है। जो पुराने आर्टिकल लिखे गए थे, उन पुराने आर्टिकल्स को भी अब हटाया जा रहा है ताकि एक नई हिस्ट्री जो है वो कायम की जाए, एक नया मतलब एक पता नहीं झूठ का एक नया झांसा जो है वो तैयार किया जाए। बशीर साहब, आपसे ये जानना चाहूंगा, देखिए जब जब डेमोक्रेसी की बात चलेगी, जब जब नेशनल कॉन्फ्रेंस का जिक्र होगा तो 1987 की रिगिंग सामने जरूर आएगी। अभी बलोरिया साहब ने स्पष्ट कर दिया कि देखिए आप पंचायत के चुनाव कराने में नाकाम रहे, नगर निगम के चुनाव कराने में नाकाम रहे हो, और आप यानी उमर अब्दुल्ला इस वक्त डेमोक्रेसी पे टीका टिप्पणी करें, ये कैसे संभव है? पहली बात यह है कि उमर साहब ने कोई चीज़ गलत नहीं कही है जी। डेमोक्रेसी का गला उस दिन घोंटा गया जिस वक्त 5 अगस्त 2019 को रियासत को एक जेल की शक्ल में तब्दील कर दिया गया प्रेस को। और ठीक कहा, कश्मीर के अंदर बहुत से प्रेस वाले जो हैं उनके ऊपर केसेस लगे हुए हैं, लेडीज़ हैं। इवन उस दौरान 6 महीने के लिए जी प्रेस का बिल्कुल गला घोंट दिया गया, किसी को लिखने की इजाज़त नहीं। और आज भी प्रेस को बिल्कुल दबा के रखा गया है। ये जो कुछ उन्होंने कहा है मैं उनके साथ इत्तेफाक करता हूँ, ये गलत नहीं है जी। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का रिकॉर्ड, नेशनल कॉन्फ्रेंस 1975 में जब दोबारा वजूद में आई तो 1979 में पंचायतों के चुनाव शेख साहब के ज़माने में हुए जी। उन पंचायतों के चुनाव करवा के बाज़ाब्ता तौर पे एक सिंगल लाइन एडमिनिस्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट दिया गया और उन पंचों सरपंचों को उनमें से मेंबर्स बना के उनको बाज़ाब्ता बोर्डों में लाया गया। बिल्कुल। उनके फैसलों के ऊपर हुकूमत फैसले लेती थी, उनको पूछ के फैसले लेती थी। उसी तरह 84 के बाद एक मिनट कि देश के इतिहास में आज तक जिला परिषद बनी ही नहीं जम्मू कश्मीर में, पहली बार बनी। मैंने इंटरप्ट नहीं किया। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक था कि जब 1983 के बाद एक टीम बनाई, वो कर्नाटका गए, उस वक़्त वहाँ मिनिस्टर गए हमारे स्टेट के, और 96 के बाद फारूक साहब ने मिलिटेंसी के बावजूद इलेक्शन कराए। हाँ, इलेक्शन का जो एक पार्ट था वो हुआ, दूसरी पार्ट नहीं हो पाया। मिलिटेंसी बिल्कुल अपने वजूद मिलिटेंसी का जो उस वक्त एक था उसका मुकाबला किया जा रहा था। उसके बावजूद 87 का जिक्र नहीं किया। एक मिनट सर, 87 के इलेक्शन के ऊपर बहुत सी बातें कही गई हैं। मैं कहूँगा कि 87 के इलेक्शंस को जो रिग्ड इलेक्शन कहते हैं बिल्कुल गलत कहते हैं, बिल्कुल गलत कहते हैं। अगर वाकया ही किसी जगह रिगिंग हो गई थी
सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का कोई केस मुझे बताइए, किसी ने सुप्रीम कोर्ट में कोई केस किया और उसमें कहा गया हो कि रिगिंग हो, या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जिस पर हम भरोसा करते हैं कि उन्होंने कोई ऐसा केस सामने लाया हो कि यहाँ रिगिंग हुई। ये एक बहाना है। मिलिटेंसी जम्मू कश्मीर में कैसे आई, इस पर एक बहुत बड़ी डिबेट हो सकती है, मिलिटेंसी कैसे आई, मगर सवाल ये है कि 87 के इलेक्शन को उस तरफ से ले जाना। उस वक्त 87 के इलेक्शन में राजीव गांधी और शेख फारूक साहब ने एक अकॉर्ड किया इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द नेशन, और 90 के अंदर फिर मिलिटेंसी ने इतना वजूद पकड़ लिया कि 5-6 साल बशीर साहब, मैं कपिल जी से पूछना चाहूँगा। कपिल जी, एक तो राजीव गांधी, स्वर्गीय राजीव गांधी को भी उसके साथ जोड़ रहे हैं कि एक समझौता हुआ था, 1987 में इलेक्शन होते हैं, लोग आरोप लगाते हैं कि रिगिंग की गई, सलाहुद्दीन का जन्म उसी रिगिंग के कारण होता है। देखिए, मैं इसका जवाब भी दूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि संविधान और भारतीय जनता पार्टी का दूर दूर तक कोई नाता नहीं, क्योंकि जब इस देश का संविधान बना तो भारतीय जनता पार्टी की जो पेरेंट बॉडी है आरएसएस, सबसे कड़ा विरोध उन्होंने किया। और उसके बाद दूसरी पॉलिटिकल पार्टी अगर इस देश के अंदर कोई थी तो वो कम्युनिस्ट पार्टी थी। तो इसीलिए इनको राइट विंग और उनको लेफ्ट विंग कहा जाता है, क्योंकि ये दोनों ही संविधान को मानने से इन्होंने उस वक्त इनकार किया था। आज आपने देखा कि एक एक करके जितनी भी लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं उनको किस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये कहा कि डेमोक्रेसी, लोकतंत्र इस देश का खतरे में है। उसके बाद हमारे जो चीफ जस्टिस रहे ठाकुर जी, उन्होंने बड़ा भावुक होके उन्होंने नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी से ये अपील की कि आप जुडिशरी की रक्षा कीजिए। नरवणे जी के बयानात अगर आप देखते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जो हैं वो अपने आप में नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी सरकार को जो है वो हमेशा कटघरे में खड़ा करते हैं। यहाँ तक आप 1987 के चुनाव की बात करते हैं तो वो चुनाव इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने करवाया था। हमारे यहाँ पे जो 4 हम संस्थाएं बोलते हैं, एक तो हम कहते हैं कि मीडिया है, चलो एक ऑर्गन है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और जो हमारी सरकार है, ये मेन जो 3 है वो स्वायत्त संस्था है। और मैं समझता हूँ कि स्वायत्त संस्था के ऊपर कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह करना और उंगली उठाना, मैं ये आप ही के ऊपर छोड़ता हूँ कि आप उसको किस तरह से लेते हैं। लेकिन कपिल जी, सवाल ये उठता है कि जब आप कहते हैं कि संविधान का विरोध हुआ था तो कहीं ना कहीं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को जो सम्मान मिलना चाहिए था कांग्रेस ना दिला सकी, वो भारतीय जनता पार्टी दिला रही है। क्यों नहीं मिला सम्मान जी? अगर इस देश के अंदर सर्वसम्मति से 26 नवंबर 1949 को अगर संविधान को अपनाया गया और उसके बाद 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, तो वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की क़यादत में संविधान बना था और उन्हीं को इतनी छूट थी। देखिए, 26 नवंबर को संविधान दिवस था और कांग्रेस ने उसका बाइकॉट किया। क्या कांग्रेस को लगता है कि अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय जनता पार्टी के हैं? क्यों बाइकॉट क्यों किया? बाइकॉट करने का जो कारण था वो मैंने पहले भी कहा कि जिस तरह के सुप्रीम कोर्ट के जजेस जी, उनको आकर कहना पड़ा कि लोकतंत्र खतरे में है, और जो पूरा विपक्ष है वो भी एक आवाज में कह रहा है कि लोकतंत्र खतरे में है। आप किसी को बुला के और उसको एक चाय का कप ऑफर करके आप उसको ऑपोजिशन का दर्जा नहीं दे सकते। ऑपोजिशन का मतलब है कि लोकतंत्र के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर उसकी आवाज को दबाया ना जाए। और जिस तरह से काले कृषि कानून 3 ध्वनि मात्र से पास किए गए थे राजस्थान में, वो मैं समझता हूं कि संविधान की ही जो दुर्दशा वो भारतीय जनता पार्टी के राज में ऐसी हुई। और बलदेव जी, आप पर आरोप है, भारतीय जनता पार्टी पर, केंद्र सरकार पर आरोप है कि संविधान का सम्मान नहीं करते, संविधान से आपका कोई सरोकार नहीं है, डेमोक्रेसी पे आप विनोद जी, वैसे कपिल जी हमारे मित्र हैं, मैं इनसे क्या कहूं, लेकिन पूरी जानकारी लेनी चाहिए। संविधान का देश के इतिहास में अगर गला काटा तो सिर्फ कांग्रेस ने काटा है। जो इमरजेंसी है वो किसी से छुपी नहीं है। आप पत्रकारों की बात करते हो, आप उसकी बात करते हो। इमरजेंसी में जिस तरह 19 महीने आरएसएस के बड़े नेताओं ने लोगों ने सबको किस तरह गला घोटा दिया था अपना, उसको कांग्रेस नहीं कह सकती। और इसके साथ साथ जो कहते हैं कि आरएसएस ने विरोध किया था, मुझे लगता है ये भी इनको थोड़ी जानकारी में कमी है। आरएसएस ने संविधान का विरोध नहीं किया। आज भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है, मैं कपिल जी को कहना चाहता हूं कि आप कभी सोच भी नहीं सकते
कि राहुल गांधी के बाद हमारा प्रेसिडेंट कौन होगा, तो पता है इसी परिवार से कोई होगा। अगर हमारे बशीर जी बैठे हैं मित्र, तो इनको पता हो कि प्रेसिडेंट बनेगा तो अमरुद्दुल्ला नहीं तो फारूदुल्ला कोई इनके परिवार से है, उससे नहीं आएगा। लेकिन आज मैं भारतीय जनता पार्टी का अगर प्रदेश अध्यक्ष हूं तो उसको भी नहीं पता कि अगला प्रदेश अध्यक्ष कौन होना है जी। डेमोक्रेटिक वे से पार्टी चलती है, डेमोक्रेटिक वे से सारा काम होता है। मुझे लगता है कि इस चीज़ का रोना कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का, ये तो मगरमच्छ के आंसू भी नहीं कह सकते इसको, क्योंकि इन सालों में जम्मू कश्मीर में जितना इन्होंने राज किया है, मैक्सिमम टाइम में ये लोग रहे हैं। और इन लोगों ने, मैं इनको पूछना चाहता हूँ कि आज कैसे वो जिला परिषद बन गई, आज कैसे वो चुनाव हो गए, 70 सालों में क्यों नहीं हुए। ये कहते हैं कि 6 महीने इसको बंधक रखा 26 के बाद, 5 अक्टूबर 2019 के बाद, 1.5 साल उग्रवाद के चलते कश्मीर बंद, अमरनाथ यात्रा बंद, टूरिज्म बंद, और ये 1987 की जो इलेक्शन है वही उग्रवाद की जननी है। सब जानते हैं, बच्चा बच्चा जानते हैं, इनके लोग भी मानते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कोई। शेख बशीर साहब, आपसे जानना चाहूंगा कि सरकार ने 2014 के बाद से लेकर के आज तक 4 कानून वापस है, 3 कृषि कानून, 1 भूमि अधिग्रहण कमेटी, और अब ये आरोप लग रहा है सरकार को सत्ता पर बने रहने का कोई हक नहीं है। क्या कहेंगे आप? पहली बात यह है कि मैं भी हैरान हूँ अपनी सियासी ज़िंदगी में, जब कृषि कानून पार्लियामेंट में लाया गया तो बगैर बहस के पास किया गया। ये सारी दुनिया जानती है। मैं अपने साथी जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं जिन्होंने बात की, अपोजिशन कमज़ोर भी अगर होती है तो जो पावर में होते हैं लोग वो कोशिश करते हैं कि उनसे मशवरा किया जाए। डेमोक्रेसी की रूह होती है अपोजिशन को कॉन्फिडेंस में लेना। जब कृषि कानून बना तो बगैर बहस के उनको पास किया गया। बहुत से लोगों की राय थी कि इन कानूनों को सेलेक्ट कमेटी के पास भेजा जाए, बहस की जाए, लेकिन नहीं माने। 750 आदमी मारने के बाद इनको लगा कि नहीं, इनको वापस लिया जाना चाहिए। कौन सी डेमोक्रेसी है? और आपने कहा कि ये दूसरी दफ़ा हुआ है। इसके अलावा आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ताकत के बलबूते के ऊपर फैसले लिए गलत होते हैं जी। ये जो कुछ बीजेपी इस वक्त कर रही है, ये ताकत के नशे में कर रही है। ये ताकत के नशे से बाहर जिस वक्त आएगी, इनको लगेगा कि लोग क्या चाहते हैं, लोग क्या सुनना चाहते हैं। लोगों ने पावर दिया। आपने भी 1996 में जब आपकी हुकूमत आई थी, 2/3 बहुमत से स्वायत्तता का प्रस्ताव, ऑटोनॉमी का रेजोल्यूशन पास करके दिल्ली भेज दिया था। तब आपको ताकत का नशा नहीं था? ताकत का नहीं, बिल्कुल नहीं। उस वक्त बाज़ाब्ता जम्मू के लोग चाहते थे ऑटोनॉमी। जम्मू के उस वक्त नुमाइंदे थे बाज़ाब्ता। अजय सदोता मिनिस्टर था, सरजीत सिंह सलातिया मिनिस्टर था, आजाद शत्रु मिनिस्टर था जो आज बीजेपी में है। इसलिए वो कोई वन साइडेड फैसला नहीं था, वो बाज़ाब्ता तौर पे डिस्कशन हुआ था हाउस के अंदर। डिस्कशन करके एक रेजोल्यूशन पास किया गया था और उसको उन्होंने ठुकरा दिया। लेकिन कानूनी तौर पे लीगली उसको असेंबली ने पास किया था। अगर वाकई ही उस वक्त ये उन्होंने बहस नहीं की, और अगर किसी भी कानून को पास किया जाता है उस पर बहस की जानी चाहिए। कोई वन साइडेड फैसला नहीं था, कोई ताकत के नशे में हमने फैसला नहीं लिया था। कभी आपसे जानना चाहूंगा, क्या साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल कर रही है भारतीय जनता पार्टी दूसरे सियासी जमातों को तोड़ने के लिए, जिस तरीके से महबूबा मुफ्ती ने कहा है? आए दिन हम खबरों में देखते हैं जी, CBI, ED, NIA का कितना बेहतर इस्तेमाल जो भारतीय जनता पार्टी दूसरे राजनीतिज्ञों और पॉलिटिकल पार्टीज के खिलाफ इस्तेमाल कर रही है। आपको मलाल होता है कभी कि आप सत्ता में थे, आप नहीं कर पाए? नहीं, लोकतंत्र में लोकतंत्र में ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए। मेरा निजी तौर पे मानना है कि लोकतंत्र की जो भूमिका, जब कोई भी सत्ता पक्ष होता है तो सबसे बड़ी नैतिक जिम्मेदारी उसकी बनती है लोकतंत्र को स्थापित रखना और कायम रखना। और विपक्ष की जो आवाज है, विपक्ष की जिम्मेदारी होती है कि विपक्ष अपनी आवाज को बुलंद करे, और विपक्ष की आवाज अगर लोकतंत्र के अंदर ठीक तरीके से सुनी जाए तो मुझे लगता है कि लोकतंत्र का जो भाव है, वो जो सम्मान है, वो पूरे तरह से बना रहता है। यहां तक आपने कहा कि महबूबा मुफ्ती जी कह रही हैं, आज महबूबा मुफ्ती जी ने तो आज कहा है पूरे भारत वर्ष में जिस तरह से महाराष्ट्र में सुबह अंधेरे में चीफ मिनिस्टर की शपथ दिलाई गई फडणवीस को, डिप्टी चीफ मिनिस्टर को, वो लोकतंत्र का मुझे लगता था वो कत्ल कर दिया इन्होंने। और एक एक करके जिस तरह से हॉर्स ट्रेडिंग पूरे
भारत के राज्यों में की जा रही है भारतीय जनता पार्टी द्वारा, तो वो लोकतंत्र का हनन भी है, कत्ल भी है। और इसके ऊपर हम ज्यादा क्या कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आज सत्ता के नशे में इतनी चूर हो चुकी है कि उसे लोकतंत्र दिखाई ही नहीं दे रहा। संवैधानिक संस्थाओं का कितना तोड़ फोड़ किया जा रहा है, यह भारतीय जनता पार्टी समझ नहीं पा रही है। और तो और पार्लियामेंट के अंदर विपक्ष की आवाज को दबाया जाता है। इससे ज्यादा और मैं क्या कह सकता हूँ? बलदेव जी, आप ही को इसका जवाब देना पड़ेगा। एक्चुअली जी, ये कह रहे हैं ना, दूर दूर तक सुनाई नहीं देती। एक्चुअली असली ये है कि कांग्रेस को दूर दूर तक सत्ता की सीढ़ी कहीं दिखाई नहीं देती। जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी काम कर रहे हैं, इनको लगता जाए तो जाए कहाँ। जैसे बिन पानी मछली है ना तड़पती है, इस तरह कांग्रेस के लोग जो पावर के बिना नहीं रह सकते। आज इनके मनीष तिवारी ने कल किताब लिखी, उसमें बोला है कितनी गलतियां की हैं, अगर उस पर कार्रवाई की होती सेठ अंकित होता। तो मुझे लगता है कि लेकिन ये है कि बलदेव जी सब ये कह देते हैं कि ये उनकी निजी राय है। नहीं, और क्या कहना चाह रहे हैं, पार्टी से बाहर सफाई से कह देते हैं पार्टी से बाहर थोड़ी निकलना, उन्होंने बेचारा नौकरी करनी है गांधी परिवार की। तो मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह मैं जम्मू की बात करता हूं, मैं ये कहता हूं कि जम्मू के लिए 5 अगस्त 2019 के लिए गोल्डन पीरियड है जी। एम्स जम्मू कश्मीर में है, IIT जहां पे बीजेपी ने नहीं दिया, वो बीजेपी ने नहीं दिया, आए हैं, कोई नहीं ऐसी चीज है। ये चर्चा का विषय नहीं है, लेकिन ये जब आप करते हैं तो पीछे से आवाज ये उठती है कि स्ट्रगल तो हमको करना पड़ा एम्स के लिए। जम्मू कश्मीर के लिए जो भी जम्मू के लिए चीज आई, स्ट्रगल करके आई। पहली बार आपको लग रहा है कि ये प्रोजेक्ट आ रहे हैं, काम आ रहे हैं, कोई किसी के लिए धरना नहीं, प्रदर्शन नहीं, केंद्र सरकार खजाने। पहली बात यह है, आप जो करेंगे लोगों को डोज चाहते, मुझे याद है मैं बताता हूँ मनोज जी, जब हमारा ट्रांसफार्मर सड़ जाता था, जल जाता था, तो हम जब तक रोड पे धरना नहीं लगाते थे, सड़क बंद नहीं करते, ट्रांसफार्मर नहीं आता था। वो लोकतंत्र था ना, आज लोकतंत्र था ना कि आपको धरना प्रदर्शन करने की पूरी इजाजत थी। उसमें इजाजत है, करेंगे इसको। घर बैठे पहली बात है, मैं बलदेव जी का एक बात का जवाब देना चाहूंगा। तड़पना पड़ता था। 26/11 से जो बड़ा हमला था वो पार्लियामेंट के ऊपर हमला था, और वो हमारे देश की आत्मा के ऊपर हमला था। उससे भी बड़ा हमला पठानकोट में हुआ, जो हमारे देश की इज्जत और हमारी फौज के ऊपर हमला था। जहां तक कार्रवाई करने की बात है, ये सरकार, डिफेंस एक्सपर्ट्स और जो हमारे जनरल्स होते हैं वो तय करते हैं कि कब हमला करना है और कब हमला साहब आप करना है। एक बात पूरी मैं करना चाहूंगा, एक बात करना चाहूंगा, ये बार-बार अपना बालाकोट स्ट्राइक को जिक्र करते हैं, ठीक है, लेकिन मैं इनके माध्यम से, आपके माध्यम से इनको ये कहना चाहता हूं कि 50 साल पहले 1971 में ही पाकिस्तान के 2 टुकड़े, बांग्लादेश और पाकिस्तान, कांग्रेस ने ही श्रीमती इंदिरा गांधी जी की सरकार में ही किया था। आप कुछ बोल रहे हैं, मैं बलदेव जी की एक बात का जवाब देना चाहता था। बलदेव जी ने अपनी इसमें कहा कि हमने एम्स लाया, ये किया, वो किया। 2014 में जब बीजेपी हुकूमत में आई पूरे इंडिया में, तो जाहिर है लोगों ने मैंडेट दिया कुछ करने के लिए। लोगों ने वोट दे दिया मोदी जी को, बीजेपी को वोट नहीं दिया, मोदी जी को वोट दिया। और उसके बाद, और मैं आपको बताऊंगा वो बाद में पता चर्चा का विषय दूर चला जाएगा। बात यह है कि 2014 के बाद आज तक जम्मू कश्मीर ही नहीं, पूरे इंडिया में कोई चीज़ ऐसी दिख नहीं रही है जिस पर ये फख्र कर सकते हैं कि जी हमने किया है। जो कुछ हुआ है अभी, ये पुरानी हुकूमतों ने किया था, अधूरा था, कंप्लीट होने जा रहा है और होता है। इसका फाउंडेशन स्टोन कोई रखता है, फाउंडेशन स्टोन कोई रखता है। 4 मीडिया चैनल्स को पर्सनालिटी कल्ट करके और उन्होंने गुजरात के पता नहीं कितने बड़े बड़े पैरामीटर्स दिखाए। आप जम्मू कश्मीर के पिछले 4 साल पहले के पैरामीटर्स गुजरात के साथ कंपेयर करके देख लीजिए। 2014 के पहले, चाहे वो भुखमरी का इंडेक्स हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे वो रोजगार हो, चाहे बिजली हो, पानी हो, आप जितना जो मर्जी इंडेक्स आप उठा के देख लीजिए,
लीजिए, गुजरात से 10 गुना, कई गुना बेहतर थे उस वक्त भी। तो मीडिया में 370 का इन्होंने 70 सालों में फायदा क्या दिया, स्टेट को फायदा क्या हुआ एज कम्पेयर टू नेवर स्टेट। बात करते हैं ना, तो विकास हुआ है आरएसएस का और भारतीय जनता पार्टी का। आरएसएस जो है वो निक्कर से सीधे पैंट पे आप पहले बैठे हैं, देख रहे हैं, और उसके बाद जितने हजारों करोड़ रुपए के फंड्स आरएसएस के पास है। और भारतीय जनता पार्टी की जहां तक हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी का 5 स्टार जो ऑफिस है वो दिल्ली के अंदर, और जिले में इनके पास एक ऑफिस है। इतना रुपया आया कहां से? देश का विकास नहीं हुआ, भारतीय जनता पार्टी का विकास हुआ है, आरएसएस का विकास हुआ। अगर आपको आखिरी सवाल यही, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि विकास देश का नहीं हुआ, विकास भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्र स्वयंसेवक संघ का हुआ। आखिरी सवाल का जवाब बस, समय का एक व्यक्ति और देश का नागरिक जानता है कि कांग्रेस और इन लोगों ने घोटाले करके अपना विकास किया, भारतीय जनता पार्टी ने देश का विकास किया, देश का विकास किया। और जो 2014 से लेके आज तक एक भी घोटाला जो है वो सामने नहीं आया। अपोजिशन को कुछ कहते हैं, हम धरना कहां से दें? युद्ध में एक ताबूत इनके पास मुद्दे ही नहीं है, जिसमें शहीदों कहते हैं हमें धरना नहीं देना, भारतीय जनता कहां से पार्टी लें? मेरे मित्र कंवल जी कह रहे थे हमें धरना नहीं देने देते। सच्चाई ये है कि इनको धरना देने के लिए मुद्दे नहीं है, बिजली, पानी, सड़क सब काम हो रहा है, ये किसी इशू में धरने मुद्दे देंगे, इसलिए शहर में बिजली नहीं है। आप बिजली की बात करते हो? आपके लोग कड़े उठाकर प्रदर्शन कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं? चलिए कपिल समय का अभाव है। कपिल जी आप हमारे कार्यक्रम में आप बहुत बहुत शुक्रिया। बलदेव जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बशीर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।